नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे। मैं हूं आपके साथ ओमकार कठेरिया। इस वक्त हम जनपद कानपुर नगर में सीएसजेएमयू यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और हमारे साथ में एक छात्र हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। 99.99% आया। तो मैं इन्हीं से सीधे बात करते हैं और जानते हैं आखिर ये 99.99% कैसे आए और कितनी मेहनत की और क्वालिफाई की खुशी कैसे मनाई जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे डीडी। थैंक यू ओमकार जी। और इसके लिए मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सबको बताने के लिए। और मेन चीज़ इसमें ये है कि इसमें मेहनत तो चाहिए होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेहनत के साथ साथ आपको दोनों तरह से मेहनत करनी है। आपको मानसिक मेहनत भी करनी है और शारीरिक मेहनत भी करनी है, तो आपको दोनों चीज़ें करनी है। तो शारीरिक के लिए मैं मेडिटेशन और जिम वगैरह ये सब मेरा कंसिस्टेंट रहता है। अपने बारे में थोड़ा बताइए। Myself, Shardul Gupta. I am assistant professor from Christchurch University, and here I am right now teaching at Department of Language under अभ्युदय स्कीम। अभ्युदय की मुख्यमंत्री निशुल्क यूपीएससी की कोचिंग चलती है, वहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। आपने मास्टर किस विद्यालय से और किस वजह से? हाँ, क्राइस्ट चर्च कॉलेज में मैंने मास्टर्स और दोनों ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स की थी, और ये क्राइस्ट चर्च कॉलेज सीएसजेएमयू मतलब कानपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। और मेरा मेन फोकस तो यूपीएससी था, बट उसी की तैयारी में मैंने नेट भी निकाला साथ में। तो किस वजह से? किस पॉलिटिकल साइंस है जी जी। तो आपने नेट जीआरएफ परीक्षा देने का फैसला कब और क्यों लिया? देखिए, जैसे मैंने 2018 में तैयारी शुरू करी थी, तो 2018 में मैंने देखा कि पॉलिटिकल साइंस की कोई जॉब्स निकलती हैं या फिर कुछ ऐसा एकेडमिक कुछ क्वालिफिकेशंस वगैरह होती हैं कि नहीं होती हैं। तो मैंने देखा नेट में आप डाल सकते हो। तो टीचिंग में मेरे को शौक भी था, और इसलिए मैंने 2018 में मैंने अटेम्प्ट दिया। तो उस समय मेरा 2018 में नेट क्वालिफाई हो गया था फर्स्ट टाइम, 98 परसेंटाइल आए थे मेरे। बट अभी उसके बाद यूपीएससी के चक्कर में और किसी की मैं तैयारी कर नहीं पाया, और जब मेरा अभी मम्मी ने कहा कि फिर से आप एक बार अटेम्प्ट देके देखो, तो दिसंबर 2024 में मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया एक बार। तो इसमें मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया। और कहीं ना कहीं घर से माता जी से प्रेरणा मिली? हाँ हाँ, मदर मेरी बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग है और बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर रही हैं, एंड शी इज़ राइट नाउ वर्किंग इन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, विकास भवन कानपुर। और उनकी वजह से ही मतलब एक्चुअली हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, और मतलब हमारा पारिवारिक माहौल बहुत ही अच्छा है, और हम मतलब एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं और अलग नहीं रहना चाहते हैं। आपकी तैयारी का शेड्यूल क्या था? दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे और रात में कितने घंटे पढ़ाई? देखिए, स्केड्यूल में ये चीज़ होती है कि आपको एक दिन 12 घंटे नहीं पढ़ना है, आपको 6 दिन 2-2 घंटे पढ़ना है, ये ज़्यादा बेटर है। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, निरंतर रखनी है, भले ही आप 1 घंटे पढ़ें, लेकिन आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना है, चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे जो हो, लेकिन थोड़ा-सा अपने लिए आप कर सकते हो, रिवॉर्ड कर सकते हो अपने आप को कि हाँ, मैंने इतनी मेहनत करी है, इसलिए मैं अपने आप को एक चॉकलेट दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, या मैं इधर जा सकता हूँ, या मैं घूमने जा सकता हूँ। वो भी ज़रूरी है, घूमना भी हफ्ते में 1 बार ज़रूरी है, ताकि आप जो पढ़े हो, वो डाइजेस्ट हो सके। नेट जीआरएफ जो आपने क्वालिफाई किया है, तो उसके लिए आपने किताबों के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया? यहाँ पर मैंने दोनों का यूज़ किया था ऑनलाइन। अभी जैसे कि चैट जीपीटी आ गया है और डीप सीक जैसे ऐप्स आ गए हैं, तो उनमें भी काफ़ी रिसर्चेस और एक्सप्लेनेशंस मैंने देखे थे, और काफ़ी इजीली समझा देता है। तो अगर आप चैट जीपीटी में आप अगर देखेंगे कोई भी कंसेप्ट है, कुछ भी समझना है जो टीचर नहीं समझा पा रहा है, तो चैट जीपीटी से आप बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन मी लाइक आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। तो वो बहुत अच्छे से स्माइलीज के साथ भी समझा सकता है आपको। तो मैंने ऑनलाइन भी मदद ली, और ऑफलाइन मेरा ऑलरेडी मैं सेल्फ स्टडी करता था, और सेल्फ स्टडी करते करते बिकॉज यूपीएससी की तैयारी में आप सब चीज़ की तैयारी कर लेते हैं, और मेरा प्रोफेसरशिप में भी पॉलिटिकल साइंस में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए पॉलिटिकल साइंस को मैंने अपना विषय विशेषज्ञ बनाने की सोच ली थी, और उसी का मैं बन भी गया। सिलेबस आपने कैसे कवर किया, क्या रणनीति थी? सिलेबस करने के लिए देखिए, पहले तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना होगा कि सिलेबस आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, किसी और के कहने से नहीं, यूनिवर्सिटी की सॉरी यूजीसी की जो वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड करेंगे, और यूजीसी से डाउनलोड करके आपको सिलेबस पूरा सॉरी यूजीसी की जो वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड करेंगे, और यूजीसी से डाउनलोड करके आपको सिलेबस पूरा ऑथेंटिक मिलेगा। किसी और कोचिंग से, किसी और इंस्टीट्यूट से आपको नहीं लेना है, ऑथेंटिक डेटा लेना है जो कि उनकी वेबसाइट में मिलेगा। वहां से आपको सिलेबस में आपको यूनिट्स मिलेंगे कि उसमें कितने यूनिट्स आते हैं। फिर आप उस यूनिट्स का आप देखेंगे कि आपको कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। आप कंफर्टेबल हैं तो आप उस विषय को चुनेंगे। अगर आपने मास्टर्स उसी सब्जेक्ट से किया है तो आप बिल्कुल उसको चुनिए। और
आप उसके बाद बुक ले सकते हैं, अरिहंत की बुक आती है, आईएफएस की बुक आती है, वो ले सकते हैं, सेल्फ स्टडी करने के लिए काफ़ी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार किसी से ऑनलाइन आप पेड कोर्स या फिर फ्री कोर्स कोई करा रहा है, एक बार आप उससे वाकिफ हो जाए, ताकि अगर आप पहली बार कर रहे हैं, या तो एक बार तो आप नेट दे ही दीजिए, एक बार तो दे के देखिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसकी एज की लिमिट होती नहीं है, नेट की एज की लिमिट नहीं होती है, जेआरएफ की लिमिट होती है, 30-31 ईयर्स तक ही आप दे सकते हो। और नेट एक बार आप क्वालिफाई कर लोगे तो हमेशा के लिए आप पीएचडी एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तो आपने पहली बार दिया फिर सेकंड टाइम? ये मेरा सेकंड टाइम था। फर्स्ट टाइम में मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था 2018 में, और सेकंड टाइम 2024 में दिया मैंने, जो दिसंबर में था, और इसमें जेआरएफ मेरा निकला है। आपने जो क्वालिफाई किया है इसमें क्या जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र कोई हल किए थे? हाँ जी, हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत, सिलेबस के साथ साथ देखिए, सिलेबस आपको मार्गदर्शन देता है, आपको गाइड देता है कि इधर पढ़ना है, इससे आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है। एंड आप सिलेबस को देख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं और बुक्स अवेलेबल हैं, नहीं भी बुक्स अवेलेबल होती हैं तो आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट बुक जैसे साइट्स हैं उसमें मिल जाती हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है, स्पेशली छोड़ना क्या है। क्योंकि आपको अगर 10 यूनिट है तो 10 बुक्स पढ़नी पड़ सकती हैं, लेकिन मैंने 10 बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने एक बुक पढ़ी, 2 बुक पढ़ी, बस उसको मैंने बार बार पढ़ा है। तो इससे मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका मार्गदर्शक है, उसको आपको यूज़ करना है। उनका कितना लाभ है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये समझ लीजिए, आपका 50% पूरी सक्सेस जो होती है वो 50% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होती है। कहीं ना कहीं से उसी टॉपिक से रिलेटेड ही आता है, या फिर वो उसी टॉपिक के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही मैंडेटरी है, और अगर इसके बिना इसके देख के हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको देख के कर रहे हैं, इसके देख के ही होगा, इसके बिना मुश्किल है। तैयारी करने वाले छात्रों को क्या? हाँ, मैं उनको, जो भी स्टूडियस हैं और जो स्पेशली अगर यूपीएससी एसएससी का कर रहे हैं, तो एक बैकअप प्लान के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, नेट भी दे सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, ऑप्शनल की तैयारी आप ऑलरेडी कर रहे होते हैं यूपीएससी में, और स्पेशली मैं यूपीएससी बैकग्राउंड से हूँ, तो और अगर आपने मास्टर्स भी अगर किया है तो, और आपको टीचिंग का शौक है, तो स्पेशली आप प्लीज़ इसको दीजिए, क्योंकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगी, और आपको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। परीक्षा में सबसे कठिन प्रश्न कौन था? परीक्षा में सबसे कठिन, देखिए प्रश्न मुझे कठिन और सरल तो ऐसा कोई लगता नहीं है। देखिए जो आता है मुझे, मैं गेस वर्क से कर लेता हूँ, और जो नहीं आता है वो उसको मैं छोड़ने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक्चुअली नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो एक्चुअली आपको देखना पड़ेगा, सीएसआईआर अगर कराता है तो नेगेटिव मार्किंग होती है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। और यूजीसी अगर कराता है सोशल साइंसेज में, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अटेम्प्ट तो पूरे के पूरे करने हैं। 50 क्वेश्चंस आपके जीएस 1 से आते हैं, जीएस कॉमन होता है, जीएस होता है, जनरल स्टडीज होता है, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है। उसमें आपकी कॉमन नॉलेज चेक की जाती है, टीचर एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। वो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, अगर आपका थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है। और आपको सब्जेक्ट के लिए आपको 1-2 बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी मिनिमम। 10 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे नहीं होगा। 1-2 बुक आपको पढ़ेंगे, आप बार-बार पढ़िए, उससे से हो जाएगा। तो कानपुर में आप कानपुर नगर से, जिला से टॉप हुए या फिर स्टेट से? जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं कानपुर से तो टॉप किया है मैंने, और यूपी का मुझे इतना डेटा अवेलेबल नहीं है। मुझे लगता है मैं अमंग द टॉप, तो इतना मुझे लगता है, क्योंकि क्योंकि पहले सोचा था कि 99.99% बिल्कुल नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि 99.99 परसेंटाइल आएंगे, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा, बिकॉज सब चीज़ अनसर्टेन होती है, कॉपी कैसे चेक हो रही है, ओएमआर कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने अपनी तैयारी, भगवत गीता में लिखा हुआ है, अपना काम करिए, निष्काम कर्म, अपना कर्म करते रहिए, जैसे आपने कर्म किया और आप उसके फल के बारे में चिंता मत करिए। तो मैंने वही रणनीति अपनाई थी, तो मैं अपना कर्म करता गया ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। मैं भले ही पास हूँ या नहीं पास हूँ, मुझे उससे नहीं फर्क पड़ता, मैंने अपनी 100% दिया, वो मैटर करता है। जब आपका रिजल्ट आया था तो नंबर जैसे अंक पता चले तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? सबसे पहले मैंने मदर को बुलाया, वो छत में बैठी हुई थी, और वो हमारे यहाँ बगीचा है, तो अमरूद अमरूद तोड़ रही थी। तो मैंने, मदर भी ऐसे ही गार्डनिंग करती रहती हैं, थोड़ा सा उनको हैप्पीनेस मिलती है, वो ऐसी चीज़ें करती हैं जो शांति देती हैं उनको। तो ऑलरेडी वर्किंग वुमेन है, तो वो घर के बैलेंस में ऐसी चीज़ें करती रहती हैं। और फिर मदर को जब मैंने बताया, तो मम्मी को भी इतना नहीं पता था कि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जब बहुत लोगों से सुना कि बहुत अच्छी चीज़ है ये, तो मदर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, और मेरे को हर 2-2 मिनट में बुलाती रहती हैं कि अब क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। सो मतलब माई मदर वॉज वेरी 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 हैप्पी, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी, एंड आई थिंक कि आपकी मदर और दोस्तों का रिएक्शन क्या था?
बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेटिंग था और बहुत ही उन्होंने बधाइयाँ दी जैसे कि हर किसी को मिलती है। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता जीआरएफ क्या है, बिकॉज़ जो दुनिया है वो पूरी आईएएस, पीसीएस इन चक्करों में रखती है। तो मैं चाहता हूँ लोगों को ये अवेयरनेस मिले कि जीआरएफ भी बहुत अच्छा स्कॉलरशिप, फेलोशिप, जॉब मिल सकती है इससे, पीएचडी आप अच्छी जगह मिल सकती है और ये भी बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि आप प्रोफेसर बन सकें। और प्रोफेसर के आप पे स्केल देखेंगे तो उसका भी ज़्यादा होता है। पे स्केल से भी मतलब नहीं है, मेन है आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर आप पढ़ा सकते हो किसी को तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर है। आपकी सफलता का सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? सबसे बड़ा फैक्टर मेरा कंसिस्टेंसी ही रहा है। मैं हमेशा कंसिस्टेंट रहा हूँ, हमेशा मेरे दोस्त भी कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है, मेरा बचपन का ही दोस्त है, तो वो कहता है कि अ, तेरी सारी चीज़ें अपने अलग कर दूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी जो रखता है, तो वो मैं कभी नहीं सीख सकता और वो कोई और सीख ले तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं भले ही 2 घंटे पढ़ता था या 3 घंटे पढ़ता था, भले ही 1 घंटे पढ़ता था, कुछ भी ओकेज़न हो, मैं बीमार पड़ा हूँ या कोई फेस्टिवल है, मैं 1 घंटे, 2 घंटे मिनिमम पढ़ता था क्योंकि मेरे को शांति आत्मा की शांति नहीं मिलती थी। तो एट लीस्ट डेडिकेशन और कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेली आपको सुबह पढ़ना है, सुबह पढ़िए, रात को पढ़ना है, रात को पढ़िए, लेकिन पढ़िए। और इंटरेस्ट अगर नहीं है तो नॉलेज बढ़ाइए उस चीज़ में और नॉलेज बढ़ेगी तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो नॉलेज बढ़ेगी, तो ये एक वर्चुअस साइकिल एक क्रिएट हो जाएगी और आप काफ़ी विद्वान मतलब काफ़ी नॉलेजेबल स्टूडेंट बन जाएँगे और प्रोफ़ेसर की लाइन में आप एलिजिबल हो जाएँगे। तो अब आगे का क्या प्लान है? आगे का स हाँ, पीएचडी रिसर्च करूँगा मैं अभी मेरे टॉपिक्स मेरे को मिल गए हैं जैसे मैम ने भी मेरे सुपरवाइज़र भी अलॉट हो गए हैं। तो मैं इसमें रिसर्च करने की कोशिश करूँगा और जैसे कि मेरे को गाइड करती रहेंगी मैम जो जिन्होंने डॉक्टर विभा दीक्षित मैम हैं, उन्होंने मुझे सुपरवाइज़ किया हुआ है। तो उसमें किस विश्वविद्यालय से? क्राइस्ट चर्च कॉलेज से। तो वो मुझे गाइड करेंगी और जैसा भी वो बताएँगी एक्चुअली मैं न्यू हूँ इसमें थोड़ा-सा मैं ट्राई करता हूँ और क्योंकि एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, तो इससे थोड़ा-सा डर लगता है कि आप कंटेंट को कॉपी तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को ओरिजिनल थिंकिंग लेनी है। ओरिजिनल थिंकिंग तभी आएगी जब आप खुद से थोड़ा-सा शांति से मोबाइल-वोबाइल सब रख के, खुद से आप वॉक करते हो सोचोगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को पचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। आपको लगता है कि भारत में उच्च शिक्षा को लेकर सुधार होना चाहिए? देखिए, सुधार की संभावना तो हमेशा होती है हायर एजुकेशन हो या कैसे भी एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, कुछ भी हो। हायर एजुकेशन को लेके बिल्कुल होनी चाहिए जैसे कि सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 निकाली है। उसमें काफ़ी चीज़ें निकाली गई हैं जैसे 3 साल तक आपका नवचेतना होगा, फिर 6 साल तक आपका फिर फाउंडेशन कोर्स होगा। तो ये सब चीज़ें निकाली हैं लेकिन मेन चीज़ है इम्प्लीमेंट करना। चीज़ें तो बोली तो बहुत जाती हैं लेकिन हम चाहते हैं उसको एक प्रैक्टिस में आ जाए। तो अगर वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगर वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बस इम्प्लीमेंट की देरी है और हमें दिखना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशंस का होता रहे। अब जो छात्र नेट क्वालीफाई करेंगे या फिर वो एग्ज़ाम देंगे, जी। तो उनके लिए क्या सुझाव रहेगा ताकि वो टॉप कर सकें? सुझाव यही है कि आपको पढ़ाई से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी पर्सनैलिटी पे देना है। आपकी एक पर्सनैलिटी 2 चीज़ों से बनती है, एक तो दिमाग से बनती है और एक बॉडी से बनती है और आपको दोनों को फ़ोकस करना है। ये नहीं है कि आप घर में बैठे हुए हैं और घर में बैठे-बैठे पढ़ रहे हैं और आपका पेट बाहर निकल रहा है। तो वो रणनीति अच्छी नहीं है क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके माइंड को भी इफ़ेक्ट करेगी। तो आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, कोई ना कोई किसी भी प्रकार का 15 मिनट वॉक कर लीजिए। लेकिन आपने जो पढ़ा है, उसको पचाने के लिए आपको ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। मैं एक सूत्र फ़ॉलो करता हूँ 8-8-8 का। तो 8 घंटे आप पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए या फिर कोई प्रोडक्टिव काम करिए और 8 घंटे जो नेक्स्ट 8 आवर्स होंगे, उसमें आप सोने को लगाइए। आप स्लीप वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने 12 घंटे भी पढ़ लिया और आपने 1 घंटे की नींद ली, तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, गारंटी है। क्योंकि ब्रेन ऐसे वर्क करता है। जब सोते हैं हम लोग, तो काफ़ी चीज़ें उसमें सेव होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, जब आप सोते हैं। इसलिए कम पढ़िए और ब्रेक भी लेना इंपॉर्टेंट है। तो पहले 8 आवर्स में आपको पढ़ना है, सेकंड 8 आवर्स में आपको सोना है और जो तीसरा 8 जो लास्ट 8 आवर्स बचे हुए हैं, उसमें आपको कुछ भी कर सकते हैं एंटरटेनमेंट जो भी आपको अच्छा लगे लेकिन कुछ प्रोडक्टिव करिए। जिम चले जाइए, मूवीज़ देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं और अच्छा खाइए। आपने कौन-सी गलती की जो आने वाले छात्रों को नहीं करनी चाहिए? गलती सबसे पहले ये की कि मैंने नोट्स नहीं बनाए थे शुरुआत में, तो नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट में आपको 1 दिन पहले वही मौका मिलता है, जिससे कि आप तुरंत रिवाइज़ कर सको। तो नोट मेकिंग एक स्किल है और वो प्रैक्टिस के साथ आती है, पहले दिन से नहीं आती है। तो नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको शॉर्ट करना, ये इसकी बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं और स्पेशली आप जब खुद करना शुरू करेंगे और न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहिएगा। न्यूज़पेपर पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप वाकिफ़ रहें कि पॉलिटिक्स क्या चल रही है, जो भी आपका विषय होगा,
उसके अराउंड क्या चीजें चल रही हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़ती हैं। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या होता है, कंटेंट या टाइम मैनेजमेंट? दोनों की जरूरत होती है। देखिए कंटेंट भी दोनों को बैलेंस करना पड़ता है, जैसे लाइफ को भी बैलेंस करना पड़ता है हर चीज में। भाई करियर भी बैलेंस करना पड़ता है हमें, और घर बार फैमिली भी बैलेंस करनी पड़ती है। सॉरी। एजुकेशन भी बैलेंस करना पड़ता है, करियर भी बैलेंस करना पड़ता है, नौकरी भी बैलेंस करनी पड़ती है। अगर इनमें से एक भी चीज डगमगा जाती है तो आपकी जो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बैलेंस रखें लाइफ में। जैसे कि प्लेटो ने भी कहा था कि ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए, और भगवत गीता में भी स्थिति प्रज्ञ का एक कंसेप्ट है जिसमें एक वो मनुष्य बन जाता है जो हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट है। वो जब ज्यादा खुश होता है ना ज्यादा दुखी होता है, अपने जो बेस लाइन है उसके पास ही रहता है। आपको हाईज एंड लो से नहीं डरना है। ये मेरा आपका कोई स्पेशल टिप्स है ताकि छात्र उसको यूज करके और एक सफलता की ओर? टिप्स मेरी यही है कि आप को सिंपल सा आपको दो से ज्यादा बुक फॉलो नहीं करनी है। अगर सिर्फ आप नेट की स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हैं तो दो बुक से ज्यादा फॉलो नहीं करनी है। और अगर पॉलिटिकल साइंस है तो आप अरिहंत की फॉलो कर सकते हैं, और भी विषय के लिए अरिहंत की आती है। एंड IFAS पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट आती है, वो आपको जरूर करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद शार्दुल गुप्ता जी, और हम यही कामना करेंगे कि आगे ऊंचाइयों की तरफ लगातार बढ़ते रहें। ये थे हमारे साथ शार्दुल गुप्ता, और कहीं ना कहीं इनकी माँ ने प्रेरित किया और प्रेरणा दी। उस प्रेरणा से आज इन्होंने नेट क्वालिफाई किया, जिसमें 99.99 अंक हासिल किए। कैमरा पर्सन विमलेश मोहन के साथ ओमकार कठेरिया।